बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे दिए जा सकते हैं आपको जिसमें कॉमन नेम दे दें, जैसे ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड या पैरासैलिसल्डिहाइड का यूपीएससी नेम लिख करके बताओ। स्ट्रक्चर दिया नहीं उन्होंने, तो आप क्या लिखोगे? कार्बन बड़ा ग्रुप है, क्योंकि CHO बड़ा ग्रुप है तो इसे 1 पर लोगे, इसको 2 पर लोगे। सेकेंडरी ग्रुप ये है, साइड ग्रुप ये होगा। अब 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और एक और मॉलिक्यूल है जो हमारे काम का है। एक दूसरा मॉलिक्यूल हमारे काम का कौन सा है? अगर यहीं मैं COOH ग्रुप लिख देता हूं तो इसका कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। कॉमन नेम साथ के साथ याद करके रखना, इसका नाम होगा ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड को हम IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो बड़ा फंक्शनल ग्रुप तो ये है 1 और 2, तो इसको मैं लिखूंगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एक और नाम है इसका, IUPAC ही बता रहा हूं अभी। IUPAC एक और है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC नेम हो गया। ये दोनों नाम अपने आप में IUPAC भी और कॉमन नेम भी आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इससे, ऑब्जेक्टिव की ही बात हो रही है। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SE, सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। फिनॉल के रिएक्शन हमने पढ़े। फिनॉल एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, E पॉजिटिव को इनवाइट करता है या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। जब हम नाइट्रेशन करेंगे, HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो ये 2 टाइप के होंगे, डाइल्यूट से होगा, कॉन्सेंट्रेटेड से होगा। जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये 2 टाइप के होंगे, पोलर सॉल्वेंट में होगा, H2O में Br2 का रिएक्शन, या कार्बन डाइसल्फाइड में होगा। जब हम रिएक्शन करेंगे एक और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, फॉलोड बाय रिएक्शन विद NaOH, NaOH से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया। सेकंड स्टेप हमने किया एसिडिफिकेशन। अब इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉप्स रिएक्शन। एक और रिएक्शन हमने किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है सबके सब, ये SE रिएक्शन जिसे हम कहते हैं रेमर-टेमन रिएक्शन। रेमर-टेमन रिएक्शन में भी यहां इस पोजीशन पर आएगा, कौन आएगा? CHCl3 आएगा क्लोरोफॉर्म का। जब रिएक्शन KOH से करा देते हैं तब एक डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, CCl2 कार्बीन बनता है। ये कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आएगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, फिर H पॉजिटिव से रिएक्शन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। और इसमें प्रोडक्ट ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड बन जाता है, पैरासैलिसल्डिहाइड भी इसमें प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ बेंजोइक एसिड ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी के साथ बनेगा, OHCOOH। कार्बन डाइसल्फाइड में मोनोब्रोमो फिनॉल प्रोडक्ट मिलता है। समअप करना सीखो सारी बात को। सारे रिएक्शन पढ़ लिए, उन्हें एक छोटी सी जगह में को, पेज के बस इतने से हिस्से में, पूरा पेज ये A4 पेज है, ये 4-5 रिएक्शन इतनी जगह में आ जाएंगे, छोटे छोटे लिख लो। जब रिवीजन करो तो बस इतना करो रिवीजन, इतना लंबा चौड़ा टाइम थोड़ी होता है।
रिवीजन का मतलब अलग होता है, पढ़ने का मतलब अलग होता है। जब आप पढ़ो तो टाइम लगा करके पढ़ो, पहली बार, दूसरी बार और कम टाइम लगाओ, तीसरी बार और कम टाइम लगाओ। तो जब हम HNO3 लेते हैं डाइल्यूट, तब ऑर्थो पैरा बनता है। इसमें कुछ चीजें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी। जब इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी या ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, उनकी वोलेटिलिटी अलग अलग होती है। तो स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। कॉन्सेंट्रेटेड अगर हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड, तब बनता है एक पिक्रिक एसिड। और जब हम वाटर की प्रेजेंस में Br2 का इस्तेमाल करते हैं तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। TBP मतलब ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये सारी समरी एक जगह लिख डालोगे, वर्कआउट करना पड़ेगा। पूरे फिनॉल की एक रिएक्शन हुआ फिनॉल का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे रिवाइज 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 जब तक बार 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 नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। एक बात ये हो गई जो हमने लास्ट क्लास में की थी। अब आज की क्लास में जो नया रिएक्शन मैं बता रहा हूं, ये रिएक्शन अलग है बिल्कुल। दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बड़ा कॉमन रिएक्शन है, बड़ा काम का रिएक्शन है, कन्वर्जन में इस्तेमाल होता है। व्हेन वी रिएक्ट फिनॉल एंड जिंक पाउडर, रिएक्शन ऑफ फिनॉल प्लस जिंक पाउडर, इसके साथ हम इसको हीट कर देते हैं। हीट करने पर बेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को नाम देते हैं रिडक्शन। ये रिडक्शन में जिंक वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन रिड्यूस करेगा? जिंक करेगा। किसको करेगा? फिनॉल को करेगा। क्या रिएक्शन होता है? ये होता है रिएक्शन जब फिनॉल लिया, फिनॉल में एरोमेटिक बेंजीन रिंग है जो कि स्टेबल होता है, OH ग्रुप लगा हुआ है। जब ऑक्सीजन हट जाया करते हैं तब उस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं। जब मैंने जिंक पाउडर के साथ हीट कर दिया, इसे काफी तेज पाउडर होता है ये, जिंक मेटल नहीं लेते कि हमने जिंक का एक कोई बड़ा पीस ले लिया 10 ग्राम का, 50 ग्राम का, उसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना करके फिनॉल लिक्विड में मिक्स करके तेज हीट किया जाता। तेज हीट करने पर यह ऑक्सीजन की एफिनिटी जिंक के साथ बहुत होती है, इस ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेता है। नो डाउट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन हम टेम्परेचर भी तो बहुत कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर इज नीडेड। नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होगा रिएक्शन, तो बेंजीन बन जाएगा। ऑक्सीजन तो यहां से निकल गया, ये H वापस लगा रह गया यहाँ, ZNO। कई सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको ये कोई कंपाउंड गिवन है, ये स्पेसिफाइड है, सिर्फ OH को ही रिड्यूस कर पाता है। मान लो ये कुछ गिवन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है। एक कंपाउंड मान लो ये गिवन है आपको, आपने इसको जिंक डस्ट के साथ हीट किया। जब स्ट्रॉन्ग हीट कर दोगे तो फिनॉल खत्म होकर उसकी जगह आ जाएगा OH की जगह H, यहाँ CH3 लगा रह जाएगा, ये CH3 लगा रह गया, ये मिल गया हमें प्रोडक्ट। 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन प्रोडक्ट मिल जाए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और ये रिडक्शन हम कहां इस्तेमाल करते हैं? इस रिडक्शन का इस्तेमाल बेंजीन बनाने में किया जाता है। नॉर्मल अल्कोहल के लिए ये रिएक्शन नहीं होता। आप कभी ये मत कर देना ROH जिंक के साथ हीट करते हैं, कुछ नहीं। स्पेसिफाइड रिएक्शन है फिनॉल के लिए, बाकियों के लिए नहीं। एक और रिएक्शन है जो फिनॉल का हमें करना है। कौन सा रिएक्शन है? वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ
फिनॉल, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट एसई रिएक्शन। एसई रिएक्शन ये नहीं है। ऐसी तो वही थे तीन चार जो किए हैं, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने कॉल्स रिएक्शन किया था, हमने रिएक्शन किया था रीमटेमन रिएक्शन। ये रिएक्शन थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब हम हाइड्रोजन ले लेते हैं इससे सिर्फ, और कुछ नहीं करते, ऑक्सीजन एंटर कर देते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है एक, इस मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, फिनॉल को, फिनॉल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज जब किया जाता है तो ये हाइड्रोजन हटता है, तो वैलेंसी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसकी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए दूसरा ऑक्सीजन आता है इसके पैरा पोजीशन पर, और एक एच यहां से जो हटता है वो इधर कनेक्ट होता है। ये जो ओवरऑल रिएक्शन फिनॉल का होता है, ये फिनॉल का रिएक्शन किससे होता है, K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, एसिड की प्रेजेंस में अगर हम यूज करते हैं, क्या बोलते हैं हम इसके कॉम्बिनेशन को, मिक्सचर को, इस पूरे के मिक्सचर को कहा जाता है, इसके मिक्सचर को कहा जाता है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड मींस Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। एसिड कौन सा यूज करते हैं, H2SO4। ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कभी आपने रेडॉक्स रिएक्शन जब +1 में पढ़ा होगा, H2SO4 को जब हम K2Cr2O7 के साथ हीट करते हैं तो ऑक्सीजन लिबरेट करता है। ये ऑक्सीजन इस फिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हुए पहले एक ये कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट बनता है पहले, बीच में कहीं बनेगा ये OH एंड OH, लेकिन रुकेगा नहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लिखोगे नहीं इसे आंसर, ये इंटरमीडिएट है। ये फर्दर क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, टॉटोमेराइज करेगा, ये डबल बॉन्ड पर OH है, यहाँ टॉटोमेराइज करके यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये जो मॉलिक्यूल बना है इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन। ये बेंजोक्विनोन मॉलिक्यूल फिनॉल से क्रोमिक एसिड के रिएक्शन करने के बाद बनेगा। एक और तरीका इसके बनने का, ये तो हमने डायरेक्ट मिक्स किया, रिएजेंट मिक्स किया। जब कभी हम फिनॉल को एयर में खुला छोड़ देते हैं, फिनॉल लिया हमने, ये तो मेथड हो गया 1 ऑक्सीडेशन का। मेथड नंबर 2, फिनॉल को हम खुला छोड़ देते हैं एयर में। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, O2 होता है। तो ये ऑक्सीजन धीरे 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 इस फिनॉल को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देती है, और ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में होकर कंपाउंड यही बनता है क्विनोन या बेंजोक्विनोन। इसका नाम हम देंगे बेंजोक्विनोन।
ये एक डार्क कलर का कंपाउंड है, ये जो बेंजोक्विनोन बनाया हमने, डार्क कलर्ड कंपाउंड। ये जो डार्क कलर कंपाउंड हमने बनाया, ये डार्क कलर कंपाउंड बनना एयर की प्रेजेंस में भी पॉसिबल है। तो क्या करते हैं, एक बार एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है इसका कि अगर हम फिनॉल को खुला रख करके एयर में छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे कलर डार्क कलर्ड हो जाता है, ब्लैकिश सा हो जाता है, डार्क ब्राउन ब्लैकिश कुछ ऐसा होता है। जो 100% प्योर फिनॉल होता है वो तो कलरलेस होता है, लेकिन जो बेंजोक्विनोन है वो कलर्ड है। तो क्वेश्चन क्या मिलता है आपको, क्वेश्चन आपको ये मिलता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट प्योर फिनॉल जो कि कलरलेस होता है इन ओपन एयर। फिनॉल ओपन एयर में रखने पर धीरे धीरे ब्राउनिश डार्किश होना शुरू हो जाता है। अब इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। जो हमारे पास ये एप्पल है, एप्पल को जब हम कट करते हैं, कट करके थोड़ी देर रख करके छोड़ देते हैं तो इसमें कुछ फिनॉल के ट्रेसेस होते हैं, फिनॉल के डेरिवेटिव के ट्रेसेस होते हैं। तो एयर के साथ, जैसे ही आपने देखा होगा, अगर हम एप्पल को कट करके रख दें थोड़ी देर, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, तो वो ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है। और काफी लंबे टाइम तक अगर हम छोड़ दें तो बिल्कुल ही डार्क सा हो जाता है। तो ये फिनॉल, ये वाला फिनॉल नहीं, बेंजीन OH, इसके डेरिवेटिव होते हैं वो कंपाउंड। बेंजीन होता है, बेंजीन में OH होता है, और भी ग्रुप्स लगे होते हैं दूसरे। तो बेंजोक्विनोन बनने के कारण ऐसा होता है। तो ये दो रिएक्शन मैंने आपको और बता दिए हैं, एक रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन। सारे रिएक्शन अगर हम फिनॉल के सम अप करते हैं, सारे रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन था, सबसे पहला रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बल्कि उससे भी पहले एक रिएक्शन किया था, फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक हाइड्रोजन हट जाता है फिनॉल से, एसिडिक हाइड्रोजन हटने के बाद क्या बन जाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन। हम सोडियम मेटल ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम ऐड कर सकते हैं NaOH। तो प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं क्या, सॉल्ट। एसिडिक हाइड्रोजन वाला एक रिएक्शन जिसमें हम ये वाला हाइड्रोजन हटाते हैं। दूसरे रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग के ऑर्थो पैरा पर आते हैं, SE टाइप के रिएक्शन। तीसरे रिएक्शन जिसमें हम रिडक्शन करते हैं, फिनॉल का OH हटा देते हैं। चौथे रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीडेशन करते हैं एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से या K2Cr2O7 H2SO4 के मिक्सचर से, हम बेंजोक्विनोन कलर्ड कंपाउंड एक बना देते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन हुए फिनॉल के। बात समझ आ गई है? अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, ये तीन हिस्से इस चैप्टर के हैं। उसमें अल्कोहल एंड फिनॉल के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब ईथर। कौन है ईथर? वही डेरिवेटिव ऑफ वाटर, वाटर HOH, दो हाइड्रोजन हटाए वाटर से, दो अल्काइल ग्रुप कनेक्ट कर दिए इस पर, ये बन गया ईथर। बड़ा फर्क है, ये पोलर हाइड्रोजन है, ये पोलर हाइड्रोजन है। सारी वाटर की रिएक्टिविटी इस पोलर हाइड्रोजन के कारण होती है, जबकि ईथर लगभग इनर्ट होते हैं, बड़े कम रिएक्टिव होते हैं ईथर्स, इसीलिए ईथर सॉल्वेंट होते हैं।
डिसॉल्व करने के काम आते हैं। आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, कि जो हमारे पास ईथर्स होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सॉल्वेंट हैं। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम का एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में हम यूज करते हैं THF सॉल्वेंट। THF भी ईथर ही होता है। तो वन बाय वन करके हमने स्ट्रक्चर तो शुरू में इसका डिस्कस किया था, एक एक करके हम शुरू करते हैं इसकी प्रिपरेशन। पहले नंबर पर मैं आपको बता रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स कैसे बनाया जा सकता है। पहली प्रिपरेशन, एक प्रिपरेशन जो कि हमने पहले भी पढ़ रखी है। अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का, दो टाइप के होते हैं डिहाइड्रेशन, तो एक इंट्रामोलिकुलर, एक इंटरमोलिकुलर। जब हम अल्कोहल का इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करते हैं तो ईथर बनता है। जब हम अल्कोहल का इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बनता है। बस जरा सा टेम्परेचर का फर्क है, रिएजेंट का भी अंतर नहीं है। देखो, अल्कोहल, प्रोटिक एसिड लिया, इंट्रामोलिकुलर, डिहाइड्रेशन किया, क्या बना? एल्कीन। अल्कोहल ही लिया, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में सब कुछ होता है ये काम, प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। यहां बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा? ईथर। ये भी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ही होगा। H पॉजिटिव की प्रेजेंस, ये भी H पॉजिटिव की प्रेजेंस। जब हम ईथर बनाने की बात कर रहे हैं तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन की बात करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल हम इथेनॉल ले लेते, CH3CH2OH। दूसरा भी एक और मॉलिक्यूल लिया, CH2CH3OH। जब हम प्रोटिक एसिड लेते हैं कोई, प्रोटिक एसिड मतलब जिसमें H हो, कौन कौन से होते हैं भाई? ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या फिर ये एक और यूज किया गया था H3PO3। करा चुका हूं ये रिएक्शन, दोबारा से हो रहा है। टेम्परेचर हमें कंट्रोल्ड लेना है, 413 केल्विन इस्तेमाल किया जाता है। यही टेम्परेचर अगर मैं 443 ले लेता हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही, तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन। तो ये रेंज आपको, क्योंकि कंपैरिजन है, ये टेम्परेचर की रेंज याद रखनी पड़ेगी दोनों की। एल्कीन के लिए 443 केल्विन, एंड ईथर के लिए ये वाटर हटाया मैंने, वाटर हटाने के बाद प्रोडक्ट लिख दिया, एक CH3CH2, ऑक्सीजन CH2CH3, ये बन गया इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन, ये इतना इथॉक्सी, ये इतना इथेन, या कॉमन नेम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन हम इसे बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है, ईथर की प्रिपरेशन से अगर आएगा तो ये आए।
हम इस रिएक्शन को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एस एन रिएक्शन का। कौन सा एस एन? SN2 अल्काइल हैलाइड में पढ़ते थे ना। 1 कब होता था? जब कार्बोनियम आयन स्टेबल बनता था। टर्शरी जब हम अल्काइल हैलाइड लेते थे तब बनता था SN1 रिएक्शन। प्राइमरी हैलाइड लेते थे तब बनता था SN2। अब अल्कोहल का रिएक्शन है ये, तो अल्कोहल क्योंकि यहां ये प्राइमरी अल्कोहल है तो SN2 रिएक्शन होगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में कोई चीज लिख दी गई तो पूरे चांस हैं उससे क्वेश्चन आने के। SN2 मैकेनिज्म होकर यहां हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ईथर मिल जाता है। डिहाइड्रेशन हमने क्यों कहा? क्योंकि हमने वाटर माइनस किया। कौन सा डिहाइड्रेशन कहा? इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच से वाटर को हटाया गया। ये है प्रिपरेशन नंबर 1। प्रिपरेशन नंबर 2 पर जब हम आते हैं तो प्रिपरेशन नंबर 2 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है जिसको हम नाम देते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस या विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या रिएक्शन है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत मतलब बहुत, क्वांटिटी नहीं बता रहा हूं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या रिएक्शन है? जब कभी कोई एल्कोक्साइड आयन, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने, डिस्क्राइब विलियमसन्स सिंथेसिस। अब डिस्क्राइब करने का मतलब ये थोड़ी है कि जी आप बस 2 लाइनों में बता दो। आप बोलोगे व्हेन एल्कोक्साइड आयन आर ट्रीटेड विद alkyl halide, ethers are obtained. And this reaction is called as nucleophilic substitution reaction. टाइप रिएक्शन की विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो है ही, लेकिन हम इसको एसएन रिएक्शन भी बोलेंगे क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एल्कोक्साइड आयन प्लस अल्काइल हैलाइड। क्या चीज है एल्कोक्साइड आयन भाई? ये क्या होता है एल्कोक्साइड? ये होता है RO नेगेटिव। RO नेगेटिव क्या चीज है? जैसे हमने अल्कोहल लिया एक, ये तो ROH है, हमने इसको रिएक्शन कर दिया सोडियम के साथ, क्या बना? RONA बन गया। ये है एल्कोक्साइड। साथ में क्या बना? H2 अलग हो गया, ये निकाल लिया यहां से, RONA ले लिया।
ये टूटेगा, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगी। अब हम क्या करेंगे, जब ये डिसोसिएट हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो गया, तब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। ऑक्सीजन नेगेटिव विल रिएक्ट विद RBr या RCl। इसके बारे में आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि ये लीविंग ग्रुप होता है। हटा, पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन नेगेटिव यहां एज ए न्यूक्लियोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल यहां आया, Cl यहां से हट गया, NaCl माइनस हो गया। फाइनली जो प्रोडक्ट मिला वो R, उसके साथ कनेक्ट हो गया OR। OR कौन सा था, ये एल्कोक्साइड वाला। R कौन सा था, अल्काइल वाला। साथ में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव हो गया अलग, ये बन गया ईथर। अगर तो ये दोनों सेम एल्काइल ग्रुप हैं, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, तब हम इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। ईथर इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर की जगह हम अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं ये ग्रुप। कैसे, एक आप यूज करो R ऑक्सीजन नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस एक है मेरे पास R-Cl, ये अलग है R, ये R अलग है। जब मैं इन दोनों को रिएक्शन करता हूं, और रिएक्शन कौन सा करता हूं, SN रिएक्शन। क्यों SN रिएक्शन, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बन पर आएगा, Cl जैसे जैसे हटता है ऐसे ऐसे चार्ज इस पर पॉजिटिव आता है। ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पर आ गया, क्या मिला आंसर, R- सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन R प्लस NaCl, ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस ईथर इन विच बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, एक R- एक R, दिस इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। कौन सा होगा अनसिमेट्रिकल ईथर, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग लगे हैं तब। एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ सेम है तो सिमेट्रिकल। इस मेथड से हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं। क्या बढ़िया बात है विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए, मेरिट क्या है, अच्छी बात क्या है, वी कैन प्रिपेयर both symmetrical and unsymmetrical ethers by this method. ये है इसकी इंपॉर्टेंट फीचर, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक लेकिन प्रॉब्लम भी आती है, इस ईथर को बनाने में एक इशू है। वो इशू क्या होता है, वो इशू ये होता है कि हम अगर टर्शरी हैलाइड यूज करते हैं
तब हमें ईथर की यील्ड अच्छी नहीं मिलती। टर्शरी हैलाइड के केस में काफी हद तक प्रोडक्ट एल्कीन मिलता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे ईथर को बनाने के लिए लिमिटेशंस क्या हैं। क्या मतलब है लिमिटेशन क्या है? जो हमने अनसिमेट्रिकल ईथर बनाया, तो ईथर के इस मेथड में एक इशू आता है, प्रॉब्लम आती है। तो मैं अब क्या लिख रहा हूं इसको? मैं लिख रहा हूं लिमिटेशन ऑफ विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। क्या लिमिटेशन है? नंबर 1, वी कैन नॉट यूज tertiary halide as tertiary halide will give carbocation which produces alkene in presence of RO negative. That is base, strong base. आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो एलिमिनेशन कर देते हैं, और दूसरी तरफ अगर हमारे पास टर्शरी हैलाइड है तो यहां एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे अगर मान लो आपको ये दे दिया गया टर्शरी हैलाइड, होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि ये टर्शरी हैलाइड जब रिएक्शन कर ले CH3ONA से, होना तो ये चाहिए था कि ये Na हट जाता, ये Cl हट जाता और ऑक्सीजन नेगेटिव यहां रिएक्शन कर लेता। लेकिन क्योंकि ये ट्रिशरी हैलाइड है, तो ट्रिशरी हैलाइड के केस में Cl इंडिपेंडेंटली हटकर कार्बन पॉजिटिव इंडिपेंडेंट बन जाता है। ये कार्बन पॉजिटिव इस बेस के साथ रिएक्शन करके, जो कि अब बेस की तरह से ऐड करता है ट्रिशरी हैलाइड के साथ, एल्कीन प्रोड्यूस करता है। CH2 डबल बॉन्ड C, ये Cl हटा, पास वाले कार्बन से H हटा, डबल बॉन्ड बन गया। ये दो CH3 वैसे के वैसे ही लगे रहे। एंड बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3O, यहां से जो H हटा है H, CH3OH बन जाएगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर इसमें। दैट मीन्स ये है लिमिटेशन, कमी है इस रिएक्शन की। क्या कमी है? कि हम यूज नहीं कर सकते हैं एक टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? एल्कीन बन जाएगा, तो ईथर के लिए यूज नहीं होगा। दूसरी एक और लिमिटेशन है, लिमिटेशन नंबर 2। वो क्या है लिमिटेशन नंबर 2? वी कैन नॉट यूज क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन से मेरा मतलब है कि क्लोरीन भी हो, या ब्रोमोबेंजीन हो, या आयोडोबेंजीन हो, कोई भी बेंजीन पर क्लोरीन डायरेक्टली अगर लगा हुआ है, हम यूज नहीं कर सकते। एज रीजन भी बता रहा हूं, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, it will not give SN रिएक्शन। करके देखते हैं। हम क्लोरोबेंजीन कोशिश करते हैं रिएक्शन कराने की,
क्लोरोबेंजीन में आप जानते हो कि ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हम इसको रिएक्शन कराना चाहते हैं किसके साथ? रिएक्शन कराना चाहते हैं हम इसको CH3O नेगेटिव के साथ। यही एल्कोक्साइड आयन CH3ONa ले लो, आप Na भी ले सकते हो, यहाँ Na पॉजिटिव लिख लो। तो ये तो ठीक है, यहाँ आएगा रिएक्शन करने के लिए, लेकिन ये तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये हटेगा नहीं, तो कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। नो प्रोडक्ट हमें लिखना हो। ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए। हम टर्शियरी हैलाइड यूज नहीं करेंगे, क्लोरोबेंजीन यूज नहीं करेंगे। शॉर्टकट में क्या याद रखोगे? जहां सिनॉप्सिस बनाओगे आप अपने खुद, वहां क्या लिखोगे? वी कैन नॉट यूज क्लोरोबेंजीन एंड टर्शियरी हैलाइड। रीजन बता दिए अभी आपको, एक में एल्कीन बन जाएगा, एक में रिएक्शन होगा ही नहीं, एसिड रिएक्शन नहीं होगा। लिमिटेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें जरूर, और इसमें आपको वेरिएशन बड़े मिलते हैं क्वेश्चंस के। ये मैंने क्वेश्चन दिए आप लोगों को करने के लिए। इन क्वेश्चंस में जस्ट हमें 1 बाय 1 करके, एक एक करके आंसर सोचने हैं कि क्या आंसर इसमें रहेंगे। ये एक एल्काइल हैलाइड है RBr, एल्कोक्साइड आयन से हमने इसको रिएक्शन किया। हमने लिमिटेशन पढ़ी थी, एक टर्शरी हैलाइड नहीं होना चाहिए। ये टर्शरी हैलाइड थोड़ा ही है, ये तो ऑक्साइड है। ऑक्साइड हो सकता है टर्शरी, ये तो प्राइमरी हैलाइड है। तो प्राइमरी हैलाइड इससे रिएक्शन करके Na अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा। क्या मिलेगा कंपाउंड? CH3CH2, CH3CH2, और ऑक्सीजन किसका? ये इस वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH3। मैं ओपन करके लिख रहा हूं इसको डिटेल से, CH3 एंड CH3। इसका आंसर होगा, नाम होगा 2-इथॉक्सी। 2 पोजीशन पर लिखा मैंने इथॉक्सी, 2 पोजीशन पर मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। नाम कर लेना भाई, ये बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इससे ज्यादा इधर उधर फालतू कुछ भी नहीं करा रहा हूं। 1, 2 एंड 3 जो क्वेश्चन जिस तरीके के आने हैं बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, WES मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, WES। बेंजीन को देख करके कंफ्यूज मत हो ना, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है क्लोरीन, टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। NaCl हट गया, -NaCl लिख दिया, क्या बनाया? बेंजीन CH2। क्या कनेक्ट किया इससे? O, फिर उसके बाद CH2 CH3। ये बन जाएगा कंपाउंड क्या? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, फिनाइल मिथॉक्सी इथेन। लंबी चेन इधर रखनी है ऑक्सीजन के साथ, फिनाइल मिथॉक्सी इथेन। नेमिंग यहां से नहीं होगी, नेमिंग जहां करा रखी है वहां से होगी। पहले वो करना पड़ेगा, नेमिंग का जो तरीका बताया है वो पहले रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आएगा ये समझ जिनको नहीं आ रहा होगा। प्रोपेनॉल, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन पढ़ाया मैंने आपको, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो ये OH और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का H हटेगा, वाटर माइनस होगा, क्या बन जाएगा? CH3CH2
CH2 ऑक्सीजन, CH2 CH2 CH3, नाम क्या होगा इसका? इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, सॉरी प्रोप ऑक्सी, प्रोप, प्रोप है ना 3 कार्बन का, ऑक्सी, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन। फोर्थ रीमर-टेमन रिएक्शन है। पहले एक हम फिनॉल का कर रहे थे, लेकिन अब मिथाइल भी दे दिया। मिथाइल लगा रहने दो, क्या कह रहा है बेचारा, कुछ भी नहीं कह रहा है। ए क्या लिखेंगे? बेंजीन, CH3 वहीं लगा रहेगा, OH वहीं लगा रहेगा, CH Cl, क्योंकि NaOH लिया है तो OH की जगह O नेगेटिव लिख देना है या ONa लिख देना है, तो मैं लिखूंगा यहां नेगेटिव। अब मैं इसका फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करता हूं। NaOH के साथ रिएक्शन करने पर फिर एक कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड मैं लिख रहा हूं O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। फिर मैं इसको इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता हूं। H पॉजिटिव से रिएक्शन करने पर क्या बना? रिएक्शन करने पर बन जाएगा OH CHO, सैलिसल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है जिसे हम रीमर-टेमन रिएक्शन कहते हैं। फिनॉल CH3, कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्प्स रिएक्शन है। कॉल्प्स रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्थो पैरा पर आता है। पैरा पर तो ये पहले से भाई साहब विराजमान है। CH3 ग्रुप पहले से अवेलेबल है, यहां पर CO2 नहीं आएगा, ऑर्थो पर आएगा। क्या लिखूंगा मैं आंसर? बेंजीन, OH CH3, यहां लिखेंगे COOH। फाइनल प्रोडक्ट लिखा, क्योंकि HCl से भी रिएक्शन कर दिया ना नेक्स्ट स्टेप में। क्या नाम होगा इस? अच्छा, ये मैंने CH3 सॉरी यहां छोड़ दिया, ये वाला CH3 मुझे यहां लिखना चाहिए, इधर भी लिखना चाहिए, स्लिप हो गया ये CH3 लिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा पैरामिथाइल सैलिसल्डिहाइड, पैरामिथाइल सैलिसिलिक एसिड। इतना सैलिसिलिक एसिड है और मिथाइल लगा हुआ है इसमें, मिथाइल सैलिसिलिक एसिड। या अपना यूपीएससी नेम लिख दो पूरा। कैसे लिखोगे यूपीएससी नेम? 1 2 3 4 5, 5 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी, बेंजोइक एसिड, ये होगा नाम, आईयूपीएससी नेम होगा। या 5 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड आईयूपीएससी नेम होगा। OH ग्रुप फिनॉल है, Br2 वाटर, पोलर सॉल्वेंट वाला रिएक्शन है। पोलर सॉल्वेंट में जब रिएक्शन करते हैं ये, तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। बेंजीन OH, Br आ गया, Br इधर आ गया, Br इधर आ गया, ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसके प्रेसिपिटेट सेपरेट हो जाते हैं। ये बिल्कुल वही रिएक्शंस मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं जो आने हैं, जिस तरीके के रिएक्शंस आने हैं। अब मैं माइक खोल रहा हूं, जिसको भी प्रॉब्लम है इसमें वो मेरे से पूछ लो, डिस्कस कर लो, कोई प्रॉब्लम अगर किसी को रही है तो।